तो कल हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। वेक्टर्स के इम्पोर्टेंस को हम देख रहे थे। वेक्टर्स का जो सिग्निफिकेंस है ना, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब वो कितने चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड है, कल मैं आपको ये बता रहा था, है ना। वेक्टर्स मतलब किन किन टॉपिक्स के साथ आपका कनेक्टेड है। ये जब बात हमको समझ आ जाती है तो काफ़ी अच्छे से हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेते हैं, है ना। अब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉज होते हैं, हम सबको पता है। एक तो ट्राइंगल लॉ होता है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ होता है ना। दो तरह के लॉज हमें पढ़ाए जाते हैं जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करना होता है। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये दो लॉज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम इसके इम्पोर्टेंस को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि किस लेवल तक हमें ये हेल्पफुल हो सकते हैं। वेक्टर के जो दोनों लॉज हैं, इसका एप्लीकेशन अप्रोच हम आज स्टडी करने वाले हैं कि अप्लाइड में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, है ना। वेक्टर्स के एडिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट। तो हम सबको पता है कि ट्राइंगल लॉ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम सबको पता है ट्राइंगल लॉ के बारे में। पर ट्राइंगल लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है ना, ये जानना इम्पोर्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ भी हमने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आ जाएगी। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और इसका कुछ रेडियस है आर। इस सर्कल का कुछ रेडियस है आर, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसका रेडियस कितना है आर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मैंने रेडियस पे इसके एक वेक्टर रखा है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर रखा, ठीक है, यहाँ पे इसके मैंने एक वेक्टर रखा, ठीक है। एक वेक्टर मैंने इसके परपेंडिकुलर रखा है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हम सबको पता है कि ये सर्कल है, तो फिर अगर इसका रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर ही होगा, है ना। सेंटर से डिस्टेंस दोनों वेक्टर्स का सेम। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैंने क्या किया, ठीक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ लाई करेगा, मतलब सॉरी, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर पे मैंने एक और वेक्टर रखा, ठीक है। लेट से मैंने इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक और वेक्टर रखा, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल बाइसेक्टर का एंगल कितना होगा, क्या कोई बता सकता है? यस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर पे मैंने एक और वेक्टर रख दिया, ठीक है। इसी के एंगल बाइसेक्टर पे मैंने एक और वेक्टर रख दिया। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका एंगल कितना होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ? Any one of you? What is the angle of this vector with horizontal as well as vertical? Can anyone tell me? (45 डिग्री, है ना। हम सबको पता चलता है, इट इज बाय ज्योमेट्री वी कैन से दैट
दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, है ना। ज्योमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सपोज करो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। तो हम सबको पता है कि जो ए वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेडियस के बराबर है। जो सी वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। अच्छा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? What will be the magnitude of B vector? अरे बी वेक्टर भी तो सर्कल का ही पार्ट है ना। बी वेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कल ना, तो बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? B vector is also a part of circle. So what is the magnitude of B vector? B vector का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा ना। वेरी गुड। अरे ये पूरा सर्कल है ना। अब यहाँ पे आप कितने भी वेक्टर्स बना दो, चाहे यहाँ पे आप वेक्टर बना दो, चाहे यहाँ पे आप वेक्टर बना दो, जितने भी वेक्टर्स आप बनाओगे इस सर्कल में सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि वो रेडियस में है ना सर्कल के। बात समझ आ रही है? आप कितने भी वेक्टर्स बनाओ, यू कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। आप यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हो। कितने मर्जी वेक्टर बनाओ, सबका रेडियस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सब एक ही सेंटर से निकल रहे। सारे के सारे वेक्टर्स जितने भी बनेंगे यहाँ पे, ये सबके सबका सेंटर कॉमन है, तो सबका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो। तो मैंने आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ 3 वेक्टर्स दिए। यहाँ पे मैंने आपको कितने वेक्टर्स दिए? आई हैव गिवन यू ओनली 3 वेक्टर्स। बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने खाली आपको 3 वेक्टर्स दिए जिनका सेंटर पॉइंट है सी, सॉरी ओ ले लो, सेंटर पॉइंट इसका क्या है? ओ। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला कि बेटा फाइंड करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, हमें तीनों वेक्टर्स को ऐड करना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन के लिए हम सबको पता है हमारे पास 2 लॉस पॉसिबल है। वन इज द ट्राइंगल लॉ, अनदर इज द पैरेललोग्राम। जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हमारे पास वेक्टर एडिशन के जो लॉज होते हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा लॉ वी कैन इजीली अप्लाई टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, अब अगर बड़े ध्यान से मैं देखूं तो A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। A और C के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। A और C के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालूं, पहले मैं A और C की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा C वेक्टर है और ये मेरा A वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी R के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड भी R। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों का रिजल्टेंट इधर पे कहीं आएगा।
ठीक है, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आएगा। अब वो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो हम सब ने एक इक्वेशन पढ़ रखा है रिजल्टेंट का, किसी को याद है? हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का जो इक्वेशन होता है किसी को याद है? दो वेक्टर्स अगर हमारे पास इस तरह से इंक्लाइंड है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम निकालते थे ना। अब यहाँ पे हमारे बेसिक काम आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, ठीक, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे? पैरेललोग्राम लॉ लगा के निकालते थे, और हमें रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिलती थी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between the two vectors a and b। थीटा किसके बीच का एंगल होता था? ए और बी के बीच का एंगल होता था। बात समझ आई? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ये रिलेशन सबको याद है या फिर मैंने इसको क्लास में डिराइव भी कराया था? आपको याद है कैसे डिराइव किया था हमने? ये रिलेशन को मैंने आपको क्लास में डिराइव कराया था, है ना? क्लास में हमने इसको डिराइव भी किया था। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो डेरिवेशन तो आप, अभी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, अभी मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कैसा है ना, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम एप्लीकेशन पर्पस पे बातें करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला। मतलब ये हमारा आर, इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन यूज डायरेक्टली हियर आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2ab। ab मीन्स 2 इंटू आर कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, बताओ? ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है आप। यहाँ से हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा? आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज 2r स्क्वायर एंड cos 90 वी नो दैट इट इज 0। तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आर डैश का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? √2 टाइम्स आर। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना मिल जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ आर। यहाँ तक सबको समझ आया? अभी हमने ए और सी का रिजल्टेंट निकाला, अभी हमने ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला है, सी वेक्टर और ए वेक्टर। अभी हमें एक और वेक्टर को जोड़ना है इसमें, विच इज योर बी वेक्टर। अभी हमने इसकी तो बात ही नहीं करी, अभी तो हमने खाली ए और सी का रिजल्टेंट निकाला है। अच्छा, ए और सी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं इस एंगल को बोलूँ अल्फा, तो क्या आप मुझे अल्फा की वैल्यू बता सकते हो? इस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मतलब अगर मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? देखो, अब यहाँ पे आप डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि ये आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड आर है, इसका भी मैग्नीट्यूड आपको पता है आर। सो यू कैन इजीली अप्लाई tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन आर। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहाँ से? अगर tan अल्फा की वैल्यू आपकी 1 आ रही है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफ द वैल्यू ऑफ योर tan अल्फा इज इक्वल टू 1, आर अपॉन आर करोगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 45 डिग्री। वेरी गुड। तो अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है
वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा, 45 डिग्री पे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 टाइम्स आर। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे ए और सी का रिजल्टेंट पता चल गया, तो मैंने ए और सी का डायरेक्टली रिजल्टेंट को प्लॉट किया। ठीक है, मैंने ए और सी के रिजल्टेंट को डायरेक्टली प्लॉट किया। देखो मैं फिर से सर्कल बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं ए और सी वेक्टर अलग अलग नहीं बनाऊंगा, अब मैं दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली शो करूँगा। ठीक है, जैसे ये मेरा सेंटर था, अब मुझे पता है कि ये यहाँ पे मेरा ए वेक्टर था, यहाँ पे मेरा सी वेक्टर था, और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे मिला एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, √2 टाइम्स आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके साथ मुझे एक और वेक्टर दिया हुआ है विच इज़ योर बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर, और बी वेक्टर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो भी 45 डिग्री पे ही है। तो इसका दोनों का रिजल्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा वेक्टर ऐड हो जाएगा, आर वेक्टर ऐड हो जाएगा। तो टोटल रिजल्टेंट आपका कितना होगा, टोटल रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस, पहले हमने ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया, फिर उसमें हमने बी वेक्टर को ऐड किया। ठीक है, तो हमने टोटल रिजल्टेंट कितना निकाला, विच इज √2 आर प्लस आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो ये मेरा वेक्टर आ गया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा, 45 डिग्री पे ही जाएगा ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर को कॉमन ले लो, विच इज √2 प्लस, दिस विल बी माई आंसर। मैंने तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे समझने की बात ये थी कि हमने जब ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड किया तो हमने वेक्टर एडिशन के लॉस को यूज़ किया, हमने स्केलर एडिशन नहीं किया, हमने यहाँ पे वेक्टर के एडिशन के लॉस को यूज़ किया। तो वेक्टर को आप वेक्टर की तरह ऐड करोगे, स्केलर को आप स्केलर की तरह ऐड करो। ठीक है, वेक्टर को हमेशा वेक्टर की तरह ऐड करना है, स्केलर को हमेशा स्केलर की तरह ऐड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ आ जाए। आज हम वेक्टर लॉस पे ही बात करेंगे अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन सबको समझ तो आ गया ना, किस तरह से हमने वेक्टर्स को ऐड किया। यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, कैसे हमने वेक्टर्स को ऐड किया सबको पता चल गया, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज करो ये हमारा XY कोऑर्डिनेट, दिस इज माय X कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय Y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमें इस तरह से वेक्टर दिया हो, दिस इज योर वेक्टर विच इज 5 मीटर इन लेंथ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, this is the vector which is 3 meter in length and this is the vector which is 2 meter in length। ठीक है, इस तरह से हमें तीन वेक्टर्स दिए हों। अब हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स, है ना। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब वेक्टर्स है तो हमें इसको वेक्टर्स की तरह ही ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर्स को हम किसकी तरह ऐड करेंगे, वो वेक्टर्स की तरह ऐड करेंगे। तो आपके पास कई सारे तरीके इसको ऐड करने के, है ना। पहला तरीका तो ये है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। जैसे कि इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हमने कंपोनेंट्स निकालना ऑलरेडी सीख लिया। इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँगा तो इसका x कंपोनेंट मिल जाएगा विच इज़ 5 cos 37, है ना। अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे इसका y कंपोनेंट मिल जाएगा विच इज़ 5 sin 37। ठीक है, तो अब हमें देखना है हॉरिजॉन्टल हमारे पास कौन कौन से वेक्टर्स। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक वेक्टर तो ये है,
और एक वेक्टर ये है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इस वेक्टर की भी डायरेक्शन आई कैप है, इस वेक्टर की भी डायरेक्शन आई कैप है। तो ये दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आई विल ऐड दिस वेक्टर्स 5 cos 37 एंड 3, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है विच इज आई कैप। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया। ये पहला वेक्टर आपका ये विच इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा वेक्टर आपका ये विच इज ऑल्सो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब इसको आपको भूल जाना है, क्योंकि इस वेक्टर के हमने ऑलरेडी दो कंपोनेंट कर दिए, एक एक्स में और एक वाई में। तो हम इसके कंपोनेंट्स को याद रखेंगे, इस वेक्टर को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में ऑलरेडी स्प्लिट कर दी। तो अब वाई डायरेक्शन में देखो कौन कौन से वेक्टर्स हैं। वाई में आपका एक तो ये वेक्टर है विच इज इन द जे कैप, और वाई में दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर विच इज ऑल्सो इन द जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 sin 37 प्लस 2, और इनकी डायरेक्शन क्या है, जे कैप। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने वेक्टर तो निकाल दिया, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब cos 37, मैंने आपको एक ट्राइंगल बताया था जो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप उसी ट्राइंगल की हेल्प लोगे। 37 डिग्री जब भी दिया हो, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल विच इज 3 4 5। ठीक है, अब cos 37 का मतलब क्या होगा, यहाँ से देख के बताओगे। cos 37 इस ट्राइंगल से देखोगे विच इज 4/5। यू कैन राइट हियर 5 into 4/5 प्लस 3 आई कैप। अब sin 37 कितना होगा, ट्राइंगल से देखोगे विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 5 into 3/5 प्लस 2 जे कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर्स को जब मैंने ऐड किया तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 + 3 विल बी 7 आई कैप, 5 से 5 कैंसिल, 3 + 2 विल बी 5 जे कैप। मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, विच इज √a² + b², 7² प्लस कितना आ जाएगा ये, √49 + 25, 69 + 5 विल बी कितना हो जाएगा ये, 49 + 25, 69 + 5 कितना होता है, 74, है ना, 74 यूनिट्स। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो ये तो मैंने कंपोनेंट्स लेके वेक्टर को ऐड किया। वेक्टर को ऐड करने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं लगाया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे ना पैरेललोग्राम का लॉ लगाया, ना पे मैंने यहाँ पे कोई ट्राइंगल का लॉ लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना तो कोई पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया है, ना तो मैंने कोई ट्राइंगल का लॉ यूज़ किया। यहाँ पे मैंने वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया और फिर मैंने वेक्टर्स को ऐड किया, मतलब सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में ऐड किया और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने कोई भी ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाया। अगर मैं चाहूँ तो इसको उस लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको वेक्टर का लॉ लगा के कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम वेक्टर का लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन वी विल सॉल्व बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ। ठीक है, अब हम वेक्टर का लॉ लगा के इसको सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा मेथड अब आपको बता। ठीक है, वी विल सी द सेकेंड मेथड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगेन कंसिडर द सेम वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। इट इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये हमारा 3 मीटर था और ये हमारा 2 मीटर।
तो अब मैं क्या करूँगा, बड़े ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं वेक्टर का लॉ लगा के इसका रिजल्टेंट फाइंड करूँगा तीनों वेक्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दो वेक्टर्स को देखो ऐड कर दूंगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। अब ये देखो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा इधर, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ, देखो ये दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ आई, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में। तो ट्राइंगल लॉ से भी आप इसको कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपका देखो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, है ना। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 13, हाँ, अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इस एंगल को मान लोगे अल्फा, तो यू कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 2/3। अभी हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का अल्फा निकालना नहीं आता, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेटर पे निकालोगे, व्हेन यू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पे जब आप इसका वैल्यू निकालोगे, tan इनवर्स 2/3 करके जब आप कैलसी में पुट करोगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करके देखो, आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन आंसर यहाँ से भी हम निकाल सकते, ठीक है। इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन आंसर हम इसमें से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। तो आप जैसे ही कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे, है ना, हम tan इनवर्स 2/3 का वैल्यू कितना आएगा, है ना, tan इनवर्स 2/3, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 33.69 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 33.69 डिग्री, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्रीज पे लाई करेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल से 34 डिग्री पे। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए, एक ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है √13, और दूसरा ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5। अब ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, और ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 34 डिग्री पे। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, दोनों का रिजल्टेंट अब आपको निकालना है। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स है, एक हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल से 34 डिग्रीज पे, है ना। ये वाला वेक्टर है, ये आपका 34 डिग्रीज पे अप्रॉक्सीमेटली, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है। जो 34 डिग्रीज पे इसका मैग्नीट्यूड है √13, और जो 37 डिग्रीज पे इसका मैग्नीट्यूड है 5, है ना। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 37 माइनस 34 विच इज़ 3 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ये दो वेक्टर्स पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का एंगल 3 डिग्रीज है, इस पे हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे। फाइनल रिजल्टेंट हमें इधर मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है √13, इसका मैग्नीट्यूड है 5, और इसका एंगल कितना है 3 डिग्रीज। ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेटिव मेथड है, मतलब आपको इसमें थोड़ा कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेथड इससे भी आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं। अब आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे और इसका रिजल्टेंट निकालोगे।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू रूट 13 कॉस ऑफ 3 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखना कैलकुलेटर पे, यहाँ से आपको रिजल्टेंट की वैल्यू वही मिलेगी जो आपको ऊपर मिली। ऊपर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, रूट 74 यूनिट्स। यहाँ पे देखो रूट 74 ही आएगी। ऊपर हमारा आंसर कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 74 ना। यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, 5 5 या 25 प्लस 13 प्लस 10 रूट 13 इंटू कॉस 3 डिग्री। तो कॉस 3 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 3 डिग्री का वैल्यू होता है 0.998। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, 25 प्लस 13 प्लस 10 इंटू रूट 13 इंटू 0.998। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 73.9834। ठीक है, योर रिजल्टेंट स्क्वायर विल बी 73.9834। तो जब आप इसका रूट लोगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, अब 73.984 को मैं 74 लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, है ना। मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 74। देखो यहाँ से भी हमें वही आंसर मिला, और ऊपर जो मेथड मैंने आपको बताया था वहाँ से भी हमें यही आंसर मिला। अब यहाँ पे थोड़े वैल्यूज़ मैंने ऐसे ले लिए थे जिससे आपके एंगल थोड़े अजीब अजीब से बन रहे थे, है ना। 37 डिग्री, यहाँ पे आपका 3 डिग्री बन रहा था। इट इज़ बिकॉज ऑफ रैंडम वैल्यू, मैंने अपने मन से कोई भी वैल्यू ले ली और इसलिए आपके एंगल्स थोड़े इस तरह के बन रहे थे। लेकिन आपको मेथड को समझना है। देखो फर्स्ट मेथड से भी मैंने वही आंसर निकाला, लेकिन फर्स्ट मेथड वॉज क्वाइट सिंपलर एज कम्पेयर टू सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में मैंने आंसर कैसे निकाला, वेक्टर को रिजॉल्व किया उसके दो कंपोनेंट्स और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड कर दिया और फिर मैंने रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, सेकेंड मेथड में मैंने क्या किया, सेकेंड मेथड में मैंने पहले ये दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ से ऐड किया, फिर मुझे ये रिजल्टेंट मिला, फिर मैंने इस रिजल्टेंट को इस वेक्टर में ऐड किया। ठीक है, तो पहले मैंने ट्राइंगल लॉ से ये रिजल्टेंट निकाला विच इज़ रूट 13, फिर मैंने इसका एंगल निकाला, इसका एंगल मुझे कितना मिला 34 डिग्रीज। फिर मैंने देखा ये 34 डिग्री पे एक वेक्टर लाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 13 है, और 5 यूनिट्स का एक वेक्टर हमें दिया हुआ है जो 37 डिग्री के एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, विच इज़ 37 माइनस 34, तो कितना हो गया 3 डिग्रीज। हमें तो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है ना, तो हमने अब इन दो वेक्टर्स पे पैरेललोग्राम का लॉ लगाया, है ना। इन दो वेक्टर्स पे हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, पहले हमने ट्राइंगल लॉ लगाया, फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ भी लगाया। तो यहाँ से हमें जो मिला रिजल्टेंट वो हमें एग्जैक्ट सेम मिला जो हमें फर्स्ट मेथड से मिला। क्या आपको बात समझ आई किस तरह से मैं आपको वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब हमारे पास वे ऑफ थिंकिंग होगा, और वे ऑफ थिंकिंग तभी डेवलप होगा जब हम एक ही चीज़ को 2-3 मेथड से देखेंगे। हाँ, अब मैंने आपको 2 मेथड्स बताए एक ही चीज़ को सॉल्व करने के, आपके पास 2 तरीके। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से पता चल जाए। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है सपोज करो जिसका यूनिट है 25 यूनिट, है ना। एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 25 यूनिट्स। ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास वाई एक्सिस पे है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 60 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 60 यूनिट्स। One vector is lying on x axis, another vector is lying on y axis. Both are originating from the same point. ठीक है, and find the resultant of the two vectors. क्या आप इसका resultant निकाल के मुझे बता सकते हो? What will be the resultant of these two vectors? सब लोग ट्राई करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करो।
what will be the resultant of these two vectors? इसको अच्छे से करो फटाफट। नेक्स्ट क्लास में भी हम यहाँ से फिर वर्क एनर्जी पावर पे शिफ्ट हो जाए। वर्क एनर्जी पावर के लिए भी वेक्टर्स का आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर को भी समझने के लिए वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेक्टर्स हर चैप्टर में आपको आएगा ही आएगा, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वेक्टर्स को जितना अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। अभी हमारे पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स रिमेनिंग है? कोई टेक्स्ट बुक खोल के देखता भी है? पार्ट 1 में हमारे कितने टॉपिक्स रह गए? आपका चैप्टर नंबर 6 तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था ना, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जितना पार्ट हमने किया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, एंड चैप्टर नंबर 8, ठीक है। 7 कौन सा चैप्टर है आपका? किसी को पता है 7 चैप्टर क्या है? हाँ, 7 चैप्टर आपका रोटेशन वाला है ना। 7 चैप्टर इज ऑफ योर रोटेशन। 6 चैप्टर तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, वर्क एनर्जी पावर, इसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और 7 चैप्टर आपका रोटेशन। 8 चैप्टर क्या है आपका? 8 चैप्टर मेरे ख्याल से होगा ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन ही है ना 8 वाला। हाँ, 8 वाला आपका है ग्रेविटेशन। तो अब हमें ये 3 चैप्टर्स को टारगेट में लेके चलना है, और दिस मंथ तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मिड दिसंबर तक हम ये अचीव करें। वो आप पे भी डिपेंड करेगा, आप कितनी स्पीड से समझोगे, कितनी स्पीड से आप होमवर्क करोगे, वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि हम कितना टारगेट इसमें से अचीव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर्स हमें अचीव करने ही है ताकि हमारा फिज़िक्स का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। फिज़िक्स का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट 1 है आपका, है ना, और सबसे लेंदी भी मैं कह सकता हूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी, सबसे लेंदी पोर्शन आपका पार्ट 1 का है फिज़िक्स का। पार्ट 2 आपका पार्ट 1 का 1/3 है। आप ये मान के चलो, जितनी मेहनत आपने पार्ट 1 में करी है उसकी 1/3 मेहनत आपको पार्ट 2 में करनी है। मतलब इट इज़ क्वाइट ईजियर, और वो बहुत जल्दी से फिनिश हो जाएगा पार्ट 1 के कंपैरिजन में। तो पार्ट 1 में जितना टाइम लग रहा है उसको लगने दो, क्योंकि वो लेंदी पोर्शन है और टाइम रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेंदी पोर्शन है तो टाइम हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। फिज़िक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके, जैसे पुराने टॉपिक्स भी, जैसे मैं आपको अभी पकड़ के एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद तभी रहेंगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के बैठ गए फिर अगले दिन आए, फिर कुछ नहीं पता चलेगा,
है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को अपने रिवाइज करते रहो, पुराने टॉपिक्स जो हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करो, और जो नए टॉपिक्स मैं कराऊंगा उसको भी पढ़ना, ठीक है। तो पैरेलल आपका ये काम चलते रहना चाहिए। अभी हम 6 चैप्टर को फिनिश करने का टारगेट लेके चलेंगे, वर्क एनर्जी पावर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रोटेशन पे जाएंगे, ठीक है। रोटेशन वाला जो चैप्टर है बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। इट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। रोटेशन के लिए आपको एफर्ट सही में देना पड़ेगा। ग्रेविटेशन ईजी है, मतलब आप एक गो में इसको समझ जाओ। ग्रेविटेशन वैसे भी आप 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10th में या तो 9th में, दोनों में से एक क्लास में ग्रेविटेशन के कुछ कुछ हिंट्स आपको दिए जाते हैं। तो 11th क्लास में आप थोड़ा सा फैमिलियर होते हो इस टॉपिक से, इसलिए आप इजीली इसको कैचअप कर जाते हो। लेकिन रोटेशन वाला टॉपिक आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयर चांसेस है जहाँ आपने रोटेशन वाला टॉपिक किया होगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो, ठीक है। जैसे जैसे मैं होमवर्क दूंगा 8 चैप्टर में, वैसे वैसे आपको रेगुलर करते रहना है बिना चूके एक भी बार, है ना। तो इसमें आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, और ये वाला टॉपिक तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। एनर्जी पावर का जो है ये हम आज नहीं तो कल, मैक्सिमम वेक्टर्स में कल तक और पढ़ाऊंगा। कल तक मैं इसको पाइल अप करके फिर हम वर्क एनर्जी पावर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? हाँ, क्योंकि वेक्टर्स इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया, अदरवाइज आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन इस तरीके से आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो अभी इस बार का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था मेरा, तो मैंने कहा ठीक है इसको एक बार कवर करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। चलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने? इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया? एनी वन ऑफ यू? इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा था बताओ? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स? किसी ने ट्राई किया? 65। एंगल कितना आ रहा है? रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा? और किसी ने सॉल्व नहीं किया? 65 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको करना क्या था? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में? 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, cos 90। तो आप इसका ऐड कर दोगे तो इसको ऐड करके जो आंसर आएगा आपका 65 आएगा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट एग्जैक्ट 45 डिग्री पे जाएगा, नहीं 45 पे नहीं जाएगा। इसका रिजल्टेंट जो जाएगा उसका एंगल आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से एक बात आपको और बताता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस वेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बताओ? 60 बड़ा है कि 25 बड़ा है? ऑब्वियसली 60 वाला जो है मैग्नीट्यूड बड़ा है 25 के कंपैरिजन में। तो आपका रिजल्टेंट ना इस 60 की तरफ शिफ्ट होगा, रिजल्टेंट आपका इस तरफ जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, मतलब अगर सपोज करो ये भी 25 होता और ये भी 25 होता, आप खुद इमेजिन करो ना, सपोज यहाँ पे आप खड़े हो और आपको यहाँ से कोई पर्सन खींच रहा है 25 से और यहाँ से कोई पर्सन आपको खींच रहा है 25 से, तो आपका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एग्जैक्ट इसके सेंटर पे जाएगा। दिस विल बी योर रिजल्टेंट। अब सपोज करो इसको 25 से इंक्रीज करके मैंने 30 कर दिया, मैंने इसको 30 कर दिया, तो ये रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको 30 से इंक्रीज करके 60 कर दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका और थोड़ा इधर बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस आपका ये वाला केस है जब रिजल्टेंट आपका इधर कहीं लाई करेगा। और इसका एंगल अगर मुझे निकालना है तो एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूँ tan अल्फा लगा के। ये मैग्नीट्यूड 60 दिया है, ठीक है, और ये 25 दिया है। तो रिजल्टेंट का एंगल निकालने का भी एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था,
वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 60/25। ठीक है, यहाँ से भी आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको tan अल्फ़ा का वैल्यू पता चल जाए। क्लियर है? अब अल्फ़ा का वैल्यू के बारे में कई बार क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि अल्फ़ा का वैल्यू 45 से कम होगा कि 45 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम गैस करके बता सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। 45 तो तब होता जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो आपका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जाता, लेकिन अब ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ टिल्ट होगा। तो इस तरफ अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर रोटेट होगा तो उसका एंगल ऑब्वियसली 45 से ज़्यादा ही होगा, उसका एंगल 45 से ज़्यादा होगा। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको 3 सवाल पूछता हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 30, इसका मैग्नीट्यूड है 10। अभी मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर्स को सेम मैग्नीट्यूड का बना दिया, ये भी 10 और ये भी 10। और तीसरा एक केस लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 30 इसको कर दिया और 10 इसको कर दिया। अब मुझे बताओ, इन तीनों केसेस में जो रिजल्टेंट होगा उसका जो एंगल होगा वो 45 से ज़्यादा किस में होगा? तीनों केसेस में से 45 से ज़्यादा किस में होगा? ए, बी या फिर सी? ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तीनों केसेस में से आपका जो एंगल है वो 45 से ज़्यादा कौन से केस में होगा? कोई बता सकता है? ए में होगा, वेरी गुड, है ना। ए में आपका एंगल क्या होगा? 45 से ज़्यादा होगा। अच्छा मुझे बताओ 45 से कम किस में होगा? फोर्टी फाइव से कम किस में होगा? सी में होगा, वेरी गुड। 45 से कम आपका सी में होगा। और एग्जैक्टली 45 किधर होगा? एग्जैक्टली 45 डिग्री कहाँ पे होगा? बी में होगा, है ना। तो मतलब अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी तरफ आपका रिजल्टेंट वेक्टर बेंड हो जाता है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी तरफ आपका रिजल्टेंट वेक्टर बेंड हो जाता है। तो इस तरह से रिजल्टेंट का डायग्राम आप बना सकते हो तीनों केसेस में। ठीक है, इस तरह से हम रिजल्टेंट को शो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वेक्टर के बारे में जो हमने जान लिए, वेक्टर के लॉस के बारे में और उसके रिजल्टेंट के बारे में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखोगे और इसके नोट्स वगैरह बना लोगे। कल हम कुछ और बातें करेंगे वेक्टर्स पे और फिर हम वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? चलो, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।